नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजन चनोडिया। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती आने वाली है और एमपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में दोस्तों 60 से लेकर 70 नंबर तक की मैथ्स और रीजनिंग आएगी। अगर आपकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी है तो आप ये मान के चलिए कि आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा जाएगा, और अगर आपकी कमजोर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कमजोर है तो आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ोगे तो सब कुछ होता है, बहुत आसान होती है मैथ्स, ठीक है। आपका बेसिक कमजोर होगा, इसलिए आपको क्या होता है दोस्तों, किताबों से और बाकी यूट्यूब चैनलों से समझ में नहीं आता होगा। लेकिन मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा दोस्तों कि आज अगर मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में तो 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों पटवारी का एग्जाम हुआ है। पटवारी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी मैं दोस्तों आपको लेकर आ रहा हूं, ठीक है। पटवारी के एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन लाया हूं, है ना, और इनको इतनी आसान मेथड से करेंगे हम कि बिल्कुल हल्के सवाल हैं ये, ठीक। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैथ्स रीजनिंग में बहुत सारे लॉन्ग मेथड के सवाल आ रहे हैं, ठीक है, लॉन्ग दी पेपर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ऐसा कराऊंगा दोस्तों कि हर क्वेश्चन समझ में आएगा और आपसे हर क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बस बेसिक समझने का प्रयास करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई साहब। एक समचतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से 60% अधिक है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? अगर आपको समचतुर्भुज के बारे में पता रहा होगा तो यह क्वेश्चन आपसे बनता, नहीं तो नहीं बनता। मतलब क्या है, अगर आपको समचतुर्भुज की विशेषताएं पता रही होंगी कि समचतुर्भुज में क्या कैसा होता है तो यह क्वेश्चन बनता, नहीं तो नहीं बनता। सिर्फ फार्मूले से इस क्वेश्चन में काम नहीं होता, है ना। तो देखो समचतुर्भुज डायग्राम है दोस्तों, मैंने बना दिया हूं, है ना। चलिए समचतुर्भुज क्या होता है, इसकी विशेषताएं सुन लो। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आप बोलोगे सर वर्ग की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं। आप बोलोगे सर विपरीत भुजा समानांतर होती है समचतुर्भुज में। आप कहोगे सर इसमें भी तो समानांतर होती है वर्ग में, मतलब स्क्वायर में। फिर आप कहोगे सर इसमें याद रखना समचतुर्भुज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई भी कोण समकोण नहीं होता। ये जो 4 कोण दिख रहे हैं इसके समचतुर्भुज के, ये कोण समकोण नहीं होते, 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन वर्ग स्क्वायर में क्या होता है, ये चारों क्या होते हैं, ये होते हैं चारों क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं, समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों याद रखना समचतुर्भुज को जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं उनके समद्विभाजक रेखा जो होती है उसको विकर्ण कहते हैं। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री मतलब समकोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। मतलब दोस्तों अगर इसकी लंबाई मान के चलो 8 थी तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और इसकी लंबाई मान के चलो 10 थी, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, मतलब बराबर बराबर रखते हैं, ठीक है। आगे समझ में, चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है। भुजा कितनी भाई साहब, भुजा कह रहा है वो 15 है। मतलब दोस्तों ये भुजा 15 है, ये भी भुजा 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो, और इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से 60% अधिक है, ठीक है। देखो विकर्ण मान के चलो, ये वाला विकर्ण मान लेता हूं मैं, ये विकर्ण है, ये विकर्ण कितना हो जाएगा, ये विकर्ण हो जाएगा भाई साहब, ये विकर्ण हो जाएगा भुजा का कितना, 60% अधिक है। मतलब 15 का 160% निकाल लूंगा मैं, 15 को 160 बटे का कर दूंगा 100 कर दूंगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 कम 2, 2 8 16, मतलब 8 दिए 24। विकर्ण की लंबाई कितनी आ गई भाई साहब, 24। याद रखना ये वाला विकर्ण 24 आ गया। अब मुझे कह रहा है समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। ये वाला विकर्ण मान के चलो मुझे ज्ञात करना है। अब देखो ये वाला विकर्ण मैंने निकाला, 24 आया। मैंने बताया था कि 24 होगा तो ये 12 हो जाएगा और ये भी 12 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, समद्विभाजित हो जाएगा। दोनों बराबर भाग में क्या होते हैं, 90 डिग्री पे क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं, मतलब विकर्ण क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाते हैं। तो 24 आया था तो 12 वो हो गया और 12 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, वो कह रहा है दूसरे विकर्ण, मतलब यहां से लेके यहां तक की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। समझने वाली बात समझना, ठीक है। मान के चलिए दोस्तों ये विकर्ण मुझे निकालना है। ये विकर्ण मान के चलो, इसकी टोटल लंबाई में मान के चलता हूं 2x। क्यों 2x मानता हूं, 2x इसलिए मान रहा हूं कि अगर मैं उसको आधा करूंगा तो x लिखने में आसानी होगी। अगर मैं इस विकर्ण की लंबाई टोटल x मानूंगा तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन मैं सुविधा के लिए क्या कर रहा हूं, 2x मानूंगा, ठीक है। तो 2x मान लूंगा तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। ये मान के चलो विकर्ण की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये विकर्ण की लंबाई टोटल कितनी हो जाएगी, 2x। तो बराबर भाग में होता है ना, तो ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। चलिए अब मुझे सब कुछ भूलना है। अब मुझे देखना है पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। कहां पर लगाना है पाइथागोरस प्रमेय, इस वाले त्रिभुज में लगा लो,
या आप जिस त्रिभुज में लगाना चाहो उस त्रिभुज में लगा लो। मुझे बस ये पता है कि 90 डिग्री का एंगल ये है और 90 डिग्री के एंगल की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं का वर्ग या लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ कर्ण का वर्ग 15 है, तो कर्ण हो जाएगा भाई साहब 15 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग। अब यहाँ लंब आधार से आपको मतलब नहीं रखना है, यहाँ आपको डायरेक्ट क्या करना है भाई साहब, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो ये 12 है भाई साहब, तो 12 का स्क्वायर कर दो, प्लस ये कितना है यहां से यहां तक x है, तो x का स्क्वायर कर दो भाई साहब। क्लियर। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का स्क्वायर होता है 144, धन x का स्क्वायर कर दो। x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225 माइनस 144, 225 माइनस 144, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 में 4 का 1, और यहां बच गया क्या, यहां बच जाएगा 5 में 4 का 1 है ना, यहां काट लेते हैं। ठीक है, 225 144, 5 में 4 का 1, 12 में 4 का 8, ये कट जाएगा, मतलब 81 भाई साहब x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 81। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 9। क्यों, क्योंकि दोस्तों 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, मतलब x की वैल्यू 9 आ गई। यहाँ ये यहाँ से लेके यहाँ तक x है, ठीक है, 9 है, तो ये भी x है, तो मुझे विकर्ण निकालना है। विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x होगी, x प्लस x 2x होगी ना, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 गुणित 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18। ऑप्शन किसका है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता। ये समझाने के लिए इतना लंबा है, नहीं तो एक लाइन में पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलिए, धोखा से कभी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2 कर देना। क्या कर देना, दोनों विकर्णों का गुणनफल करके बटे में 2 लगा देना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर, चलिए दोस्तों सवाल नंबर 2 करते हैं, जो पटवारी परीक्षा 2023 में ये भी आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 2, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 25 है भाई साहब। क्या है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना कह रहा है, 25 है। माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। छोटा सा सवाल था, लेकिन इसमें भी एक फार्मूला था, अगर फार्मूला याद रहा होगा तो ये क्वेश्चन बनता, नहीं तो नहीं बनता। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है पहले वो लिखता हूं, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 25 है। क्वेश्चन क्या कह रहा भाई साहब, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर। ठीक है, ये माध्यिका लिखा है, ठीक है, बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर कितना है, 25 है, ये 25 लिख दिया। बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर मतलब बीच में घटाने का निशान लगाते हैं ना, अंतर कितना है, 25 है। माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करो। माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करो, मतलब मुझे माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। अब यहां एक फार्मूला लगता है, वो फार्मूला आपको याद रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद जय भारत, सवाल आपसे नहीं बन सकता। ठीक है, चलो वो फार्मूला याद करने की ट्रिक है। ट्रिक ये सी है भाई साहब, 1 लिखना है मुझे, तो 1 कैसे प्राप्त होगा मुझे, 1 बराबर हो जाता है 3 माइनस 2। क्या होता है भाई साहब, 1 बराबर 3 माइनस 2। अगर 3 में से 2 घटाऊंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा मैं, ये हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक है, 1 मतलब 1 लिखो चाहे मत लिखो, वो तो उसकी बात बराबर ही रहती है। तो 1 की जगह मैंने लिख दिया बहुलक। 3 के साथ लिखूंगा मैं माध्यिका। क्या लिखूंगा भाई साहब, माध्यिका, माइनस ये 2 को थोड़ा किनारे ले आओ, माइनस 2 इंटू माध्य। क्या लिख दूंगा भाई साहब, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। क्लियर। अब देखिए ये हो गया आपका फार्मूला, और इस फार्मूले को क्या करना है, आपको पूरी जिंदगी भर याद रखना है जब तक आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। क्लियर। चलिए अब यहां मुझे निकालना है माध्यिका माइनस माध्य। ठीक है, तो यहां माध्यिका माइनस माध्य तो दिख रहा है, लेकिन ये 3 2 का क्या है, यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, थोड़ा सा लोचा है 3 और 2 का। तो इसको भाई साहब क्या करूंगा मैं, देखो बहुलक को मैं बहुलक ही रहने दूंगा। क्या रहने दूंगा, बहुलक को बहुलक ही रहने दो, बराबर ये 2 के साथ माध्य लिखा है और 3 माध्यिका है, तो मैं 2 माध्यिका ले लेता हूं पहले। तो एक बार माध्यिका नहीं दोस्तों, माध्यिका बड़ा मा आता है। ठीक है, माध्यिका प्लस 2 माध्यिका कर देता हूं भाई साहब। क्या कर देता हूं, माध्यिका प्लस 2 माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। ठीक है, माध्य ये होता है। ठीक है, चलिए 2 माध्यिका ये हो गया, 2 माध्यिका 3 माध्यिका के बराबर ही होगी, ये हो गया है ना। अब देखिए भाई साहब, ये माध्यिका है, मुझे निकालना क्या है, माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। बहुलक माइनस माध्यिका 25 दिया है, तो बहुलक इधर ये वाली माध्यिका सिंगल माध्यिका जो है इसको उठा के ले आऊंगा इधर, तो बहुलक माइनस माध्यिका, बहुलक माइनस माध्यिका बराबर ये 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य है, तो 2 यहां से कॉमन लूंगा
तो ये हो जाएगा आपका माध्यिका माइनस माध्य। क्या हो जाएगा भाई साहब? माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? माध्यिका माइनस माध्य निकालना है। ये माध्यिका माइनस माध्य आ गया। बहुलक माइनस माध्यिका कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ये 2 को इधर ले आऊंगा तो 25/2 हो जाएगा। ये माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका माइनस माध्य हो जाएगा। 25/2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा, या 12 सही 1/2 आ जाएगा। जो भी ऑप्शन में दिखे देख लो, 12.5 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर? ये तो समझ लिए भाई साहब। अब लेकिन ये माध्यिका क्या होती सर? बहुलक क्या होता है सर? माध्य क्या होता है सर? ये भी आपको समझना जरूरी है। तो देखो भाई साहब, ब्रीफ में समझा देता हूं कि क्या होते हैं ये सब, है ना। छोटी सी बात करूंगा, ज्यादा बड़ी बात नहीं और ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए मान के चलो दोस्तों, कोई भी नंबर लिखे होंगे 2 3 6 3 2। छोटा सा उदाहरण लेता हूं समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बहुलक क्या है इसमें, तो बहुलक का मतलब होता है जो इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहां क्या रिपीट हुआ है सबसे ज्यादा बार? 2 3 2 बार रिपीट हुए हैं। एक संख्या और ऐड कर लो, यहां पर ये एक संख्या और कट कर लो, यहां मैं ऐड कर देता हूं 3। ठीक है, ये 3 ऐड कर लो। तो अब देखिए ये 6 अंक दिए हुए हैं भाई साहब। इन 6 अंकों में बहुलक क्या होगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 कितने बार आया है? 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक, तो ये होता है क्या? बहुलक होता है ना। इसके बाद दोस्तों ये माध्य क्या होता है? माध्य तो आपने सुने ही होंगे, ये होता है एवरेज या औसत। क्या होता है? औसत। 2 3 6 3 2 3, अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा 2 3 5 5 6 11 11 3 14 14 2 16 3 19 19 बटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 19/6 क्या हो जाएगा? इसका माध्य हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अब माध्यिका क्या होती है सर? माध्यिका होती है, देख लो करके, इसकी माध्यिका क्या होती है? तो सबसे पहले उसको क्रम से जमाते हैं। छोटा जमा लो या बड़ा जमा लो, मैं छोटे से बड़े तरफ जाऊंगा। तो सबसे छोटा क्या यहां पर दिख रहा है? 2, तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर 3 3 3 और ये 6। तो बीच वाला नंबर क्या होता है भाई साहब? यहां माध्यिका होती है। लेकिन आप बोलोगे सर यहां तो बीच वाला नंबर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सम संख्या में है, 6 नंबर है टोटल। अगर यहां 7 होते तो अपन कह देते, मान के चलो यहां 7 होता, ठीक है, यहां मान के चलो एक आध और नंबर हो जाता, मान के चलो 3 और हो जाता, या कुछ भी हो जाता, 4 हो जाता, तो आप कहते सर इधर 3 छोड़ दूंगा, मैं इधर 3 छोड़ दूंगा, ये बीच का माध्यिका हो जाएगा। लेकिन यहां तो सर ये है ही नहीं, यहां तो टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो फिर क्या करेंगे? यहां क्या करेंगे हम? इधर के 2 भगाओ, इधर के 2 भगाओ, दोनों को ऐड कर दो और दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलिए दोस्तों, एमपी पटवारी 2023 में पाई चार्ट का आया हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, अब देखिए ये सवाल इतना बड़ा है कि स्टूडेंट इसको देख के ही डर जाते हैं कि बहुत बड़ा सवाल है। अभी देखो ना, मैंने लिखा हूं तो आधे बोर्ड में आ गया, लेकिन सॉल्यूशन के लिए मैं कितनी जगह छोड़ा हूं? मात्र इतनी सी जगह छोड़ा हूं, और क्वेश्चन देखो पूरा बोर्ड भर गया। बहुत आसान सवाल होते हैं। ठीक है, अभी पटवारी में रिसेंटली एग्जाम में आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? दिया गया पाई चार्ट 6 अलग अलग कॉलेज PQRSTU में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। छात्रों की कुल संख्या कितनी है भाई साहब? 2400 है। क्लियर? कॉलेज में P और R में एक साथ छात्रों की संख्या का केंद्रीय कोण क्या है, ये पूछा है। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 2400 हैं। मतलब 100% की वैल्यू क्या है भाई साहब? 100% की वैल्यू यहां पर दी हुई है 2400 रुपया। ठीक है, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है P और R में एक साथ छात्रों की संख्या का केंद्रीय कोण। तो सबसे पहले मैं P और R के स्टूडेंट निकाल लेता हूं, छात्र निकाल लेता हूं। तो P और R के छात्र कितने हैं? P में दिए हुए 24%, तो 24% यहां जोड़ लिया मैंने, प्लस R के कितने हैं? PQR, R के हैं 16%, तो 16% यहां पर जोड़ लिया मैंने। दोनों का परसेंट जोड़ूंगा तो 24 से 16 हो जाएंगे 40%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों P और R का कितना परसेंट आ गया? दोनों कॉलेज के स्टूडेंटों का 40% आ गया। ठीक है, अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आपके 2400 हैं। ठीक है, 2400 का 40% निकालूंगा मैं, तो 2400 का 40% कैसा हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 24 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, मतलब 960 हो जाएगा 2400 का 40%। ठीक है, अब मुझे बोल रहा है केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण निकालना है 960 स्टूडेंट का, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? आपके 2400। ठीक है, तो 960 बटे 2400 करूंगा, गुणित केंद्रीय कोण निकालने के लिए क्या होता है?
ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ये आपको पता होगा कि एक वृत्त पूरा कितना होता है, 360 का होता है, और सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त कितने का होता है, 180 का होता है। ठीक है, ये 360 का होता है। अब 960 स्टूडेंट है, ठीक है, पी और आर में 2400 टोटल है। केंद्रीय कोण निकालना है, 360 का क्या कर दूंगा, 360 डिग्री का गुणा कर दूंगा। काटूंगा, कैसे कटेगा, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गए। ठीक है, अब कैसा कटेगा, 24 एकम 24, 24 चौके 96। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ बच रहा है क्या, ये बच रहा है आपका दोस्तों, ये आपका बच जाएगा 36 × 4, 36 × 4 कर दूंगा, 4 6 24 की 4 हासिल का 2, 4 3 12 और 2 14, 144 डिग्री का हो जाएगा केंद्रीय कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सवाल बहुत बड़ा लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है। ठीक, सवाल से डरना नहीं है, सवाल से हमें क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, रेशो एवं प्रोपोर्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी दोस्तों अभी पूछा गया हाल ही में। ठीक है, तो देखिए, यदि a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 3:5, c अनुपात d बराबर 3:7 और d अनुपात e बराबर 4:5 हो, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e का मान ज्ञात करो। ठीक है, इनके सबके बीच में अनुपात लगे हैं, ये बात आप याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर क्या लगे हैं, सब संख्याओं के बीच में अनुपात लगे हुए हैं। ठीक है, मैं आपको लगा ही देता हूँ ना। ठीक है, ये लगे हुए हैं। ठीक है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e, ऐसा क्वेश्चन देखते हैं और स्टूडेंट भिड़ जाते हैं वही पुरानी मेथड को सॉल्व करने के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आगे अगर कभी भी जीवन में आएगा ना, तो कुछ मत करना, एक लाइन में सॉल्यूशन खत्म कर दूंगा मैं आज इसका। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन 27 27 ये सब इक्वल है, लास्ट ऑप्शन सब इक्वल है। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए बी और सी का रेशो, बी और सी का रेशो देखो भाई साहब 3:5 है। क्या है, 3:5 है। अगर 18 को मैं 6 से काटूंगा तो 3 आएगा। ठीक है, और 6 से 30 को काटूंगा तो 5 आएगा, मतलब 3:5 का फार्मूला यहाँ लागू हो रहा है। लेकिन यहाँ दोस्तों 6 3 18 और ये तो कटता ही नहीं, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया मेरा। क्लियर, अब यहाँ दोस्तों 28 30 है। ठीक है, और मुझे 3 5 का रेशो लाना है, तो 28 तो 3 बार किसी संख्या से कटता ही नहीं है। ठीक है, और 30 हो गया तो ये भी कैंसिल हो गया। अब 18 और 30 है, तो यहाँ देखो ये हो जाएगा आपका 6 3 18 और 6 5 30, मतलब 6 और 5 का रेशो 6 3 18 और 6 5 30, 3 5 का रेशो मुझे यहाँ बी अनुपात सी का मिल रहा है। क्लियर, मतलब ऑप्शन ए हो सकता है मेरा सही है, ऑप्शन डी हो सकता है, ये दो ऑप्शन कट गए। अब मुझे दोस्तों बी और सी हो गया। ठीक है, अब सी और डी का रेशो चेक कर लेता हूं मैं, है ना। तो सी और डी का रेशो 3 7 है। यहाँ देखिए दोस्तों 3 30 और 70 है, अगर 10 से काटूंगा तो 3 7 का रेशो यहाँ मिल जाएगा मुझे। लेकिन पहले वाले ऑप्शन में 30 और 75 में है, यहाँ किसी भी कंडीशन में मुझे 3 और 7 का अनुपात नहीं मिलेगा। मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों फोन बहुत बार बार आते हैं क्योंकि मैं फोन बंद नहीं कर सकता, है ना, और फोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ क्योंकि मेरे पास कभी भी कहीं से फोन आ जाता है, और अभी नाके में ही हूँ मैं, तो नाके में वीडियो शूट करता हूँ। ठीक है, तो 24 घंटा मुझे मोबाइल ऑन करना पड़ता है, इसलिए चाहे मैं रिकॉर्डिंग भी करता हूँ तो फोन को हमेशा क्या करता हूँ, चालू करके रखता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको मैंने अभी जो पिछला क्वेश्चन कराया है सेम क्वेश्चन है, आप 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखियो कैसे करेंगे। a अनुपात b बराबर 11 7, b अनुपात c बराबर 5:19, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। ठीक है, a b कितना है भाई साहब, a b है भाई साहब आपका 11:7। ठीक है, b c कितना है 5:19 है। ठीक है, तो 11 7 का रेशो देखिए a b में। ठीक है, 11 से इसको 5 से काटूंगा तो 5 11 कटेगा, 5 से 7 बार कटेगा, 11 7 का रेशो आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको पहली बात तो 11 बार ये कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो खत्म हो गया, यहाँ भी नहीं कटेगा, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पर 5 से 11 तो कटेगा, लेकिन फिर ये 7 बार किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकता, तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाता। लेकिन अब दोस्तों कभी धोखा से आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसका कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मैं। ए बी 11 7 है, कितना है, ए बी लिखा हुआ है 11 7। ठीक है, बी सी कितना लिखा हुआ भाई साहब 5:19 लिखा हुआ है। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए तो इसका हमेशा याद रखना दोस्तों, कितना भी आ जाए ए बी तो बी के नीचे हमेशा क्या लिखते हैं, बी ही लिखते हैं। ठीक है, जो संख्या लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है, उसके नीचे उसी को लिखते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल समझाने के लिए बताया मैंने। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे लिखते हैं, ए बी 11 7 है तो यहाँ 11 7 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब
b का मान यहाँ 5 है, तो यहाँ पर ये b 7 है, तो इसी के नीचे क्या लिखूंगा 5:19। ठीक है, 7 ये है दोस्तों, 7 के बगल में 7 लिखूंगा, 5 ये है, 5 के बगल में 5 लिखूंगा, बीच में क्या लगा दूंगा, अनुपात लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा खड़ा। ठीक है, 11 पंचे 55, 7 पन्ना 35 और 19 सत्ते 133। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, इस मेथड से आपको क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आपको दोनों चीज सीखने को मिलेगा। एक और सवाल कराता हूं दोस्तों, बहुत आसान सवाल। ठीक, अनुपात और समानुपात का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, एसएससी का फेवरेट सवाल। ठीक है, तो देखिए, यदि 5a बराबर 7b बराबर 9c हो तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, हमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये मान के चलिए अगर मुझे a निकालना है तो क्या करूंगा मैं, a निकालना है तो यहाँ पर a वाली राशि को छुपा लूंगा, तो 7 नम 63, ये हो गया आपका 63। अब मुझे b निकालना है तो b वाले को छुपा लूंगा, तो 5 नम 45 हो गया। अब मुझे c निकालना है तो c वाले को छुपा लूंगा, 7 पन्ना 35, 63, 45 और 35, कौन सा ऑप्शन है, 63, 45, 35, 63, 45, 35, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज बताना चाहता हूं कि ये है आज आपकी पहली क्लास। ठीक, मेरी पहली क्लास है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी, क्लास को कंटिन्यू रखना है क्या। ठीक, कल से डेली 10 क्वेश्चन लाऊंगा और बिल्कुल इसी प्रकार की अप्रोच से लाऊंगा। अगर इतनी मेहनत मेरी पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो में लाइक जरूर कर देना, और यहां तक पहुंचे होगे, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये वाली चीज आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और अगर आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व किए होंगे तो ये भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। थैंक यू।